इस देश के सेक्युलर और बौद्धिक आतंकवादियों को हमेशा राष्ट्रवादी विचारधारा पर हमला करने के लिए मौका चाहिए होता है। गांधी जयंती पर भी आज लिबरल गैंग और कुछ कांग्रेसी ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि इस देश में गांधी के विचारों की हत्या की जा रही है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस देश की पूरी व्यवस्था गांधी और उनके विचारों की कातिल बन चुकी है। दरअसल गांधी के नाम पर इस तरह की वैचारिक, शारीरिक, नस्ली हिंसा की शुरुआत तो खुद इन गांधीवादियों ने बापू की मौत के सिर्फ 5 घंटे बाद ही शुरू कर दी थी। आज गोडसे के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन 1948 में तो गोडसे के गुनाह के बदले सैकड़ों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस देश में मेरठ, भागलपुर, गुजरात के दंगों का रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन 1948 में गांधीवादियों के पाप के निशान तो इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिए गए हैं। भारत में आज तक जितने भी दंगे हुए हैं उसकी लिस्ट में आपको एंटी ब्राह्मण राइट्स ऑफ 1948 का जिक्र तो मिलेगा, लेकिन जब आप उसके सामने लिखे मारे गए लोगों का कॉलम देखेंगे तो इसमें लिखा होगा अननोन, यानी ब्राह्मण विरोधी दंगे तो हुए, लेकिन इसमें कितने ब्राह्मण मारे गए इसका कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। आखिर ये जिक्र क्यों नहीं है? क्यों इतिहास के इस काले पन्ने को मिटा दिया गया है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि आने वाली पीढ़ी को ये कभी पता नहीं चले कि गांधी टोपी पहनने वाले अहिंसा के पुजारियों ने कैसा खूनी खेल खेला था। लेकिन आज मैं खरी बात में आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि कैसे गांधी की हत्या के बाद इस देश में ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया था। ये तो सबको पता है कि 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 पर गोडसे ने बापू की जान ले ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। दरअसल 30 जनवरी 1948 की देर रात तक पूरे भारत में ये खबर फैल गई थी कि गांधी के हत्यारे का नाम नाथूराम विनायक गोडसे है और उसकी जाति चितपावन ब्राह्मण है। सोचिए, 4 से 5 घंटे के अंदर गोडसे की पहचान, उसका धर्म, उसकी जात और उसकी जात में भी वो कौन सा ब्राह्मण है, ये सब जानकारी महाराष्ट्र के उन्मादी कांग्रेसी गांधीवादियों को मिल गई थी। वो भी उस दौर में जब सोशल मीडिया तो छोड़िए, हर किसी के पास फोन तक नहीं होता था। निश्चित तौर पर इसके पीछे नेहरू सरकार का दिमाग काम कर रहा था। खैर, देखते ही देखते खुद को अहिंसा के पुजारी कहने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कत्लेआम शुरू कर दिया। 1984 में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सिखों की जान ली थी, उसी तरह से 1948 में गांधीवादियों के निशाने पर थे महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण। सबसे पहले दंगा मुंबई में शुरू हुआ और उसी रात 15 लोग मारे गए और पुणे में 50 लोगों का कत्ल किया गया। भारत में खबर छपी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा कुछ और विदेशी अखबारों ने इस कत्लेआम को अपनी हेडलाइन बनाया, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी की हत्या के बाद चुन चुन कर ब्राह्मणों को अपना निशाना बनाया। लेकिन मेरी बात पर कोई कांग्रेसी सवाल ना उठाए, इसलिए मैं सबसे पहले हवाला देना चाहूँगा एक ऐसे शख्स का जिसकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा की। ये आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में डीपी मिश्र का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन डीपी मिश्र की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखते थे। 1948 में डीपी मिश्र सेंट्रल प्रोविंस के गृह मंत्री थे, जिसमें आज के मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से के अलावा महाराष्ट्र के विदर्भ का हिस्सा भी आता था। डीपी मिश्र ने अपनी किताब लिविंग एन इरा के दूसरे भाग के पेज नंबर 9 पर जो लिखा है उसे आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। डीपी मिश्र ने लिखा है कि गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों के घरों और दुकानों पर हमला करने के साथ उन्हें आग के हवाले करने का भी प्रयास किया गया। ब्राह्मणों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा गया। नागपुर के जोशी हाई स्कूल में आग लगा दी गई और जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो भीड़ ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ब्राह्मणों के विरुद्ध हिंसा के भयंकर व दिल दहला देने वाले मामले में ज्यादातर गैर ब्राह्मण समुदाय के कांग्रेसी थे। इनमें से कुछ तो कांग्रेस समितियों के पदाधिकारी भी थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीपी मिश्र की बात से ये तो साबित हो गया कि खुद कांग्रेस के नेताओं ने अपनी देखरेख में महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी दंगे करवाए थे। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि किस शहर में कितने ब्राह्मणों को किस तरह से निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र के कपहरे गांव में एक पूरे परिवार को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उस परिवार का सरनेम
गोडसे था, जबकि हकीकत में इस परिवार का नाथूराम गोडसे से कोई लेना देना नहीं था। खैर, गांधीवादियों के निशाने पर पहले सिर्फ चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन देखते ही देखते इन अहिंसा के पुजारियों ने सभी महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उस दौर में जिसके नाम के आगे आपटे, गोखले, जोशी, रानाडे, कुलकर्णी, देशपांडे जैसे सरनेम लगे थे, भीड़ उनकी जान की प्यासी हो गई। जबलपुर में छपने वाले अखबार उषा काल के मुताबिक महाराष्ट्र के सतारा जिले के 400 गांवों में हजारों ब्राह्मणों पर हमले हुए और करीब 1500 ब्राह्मणों के घर जला दिए गए। उड़तड़े गांव में एक कुलकर्णी परिवार की महिला और उसके पोते को जिंदा जला दिया गया। वहीं पंचगनी में एक स्कूल इसलिए जला दिया गया क्योंकि इसका संचालक ब्राह्मण था। वहीं सांगली में एक कपड़ा मिल और टीबी अस्पताल को आग लगा दी गई। उधर कोल्हापुर में आरएसएस के नेता जीएच जोशी का पूरा कारखाना जला दिया गया। वहीं शहर के जाने माने फोटोग्राफर भालजी पेंडारकर का 2.5 लाख रुपए का स्टूडियो पूरी तरह से भस्म कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक इन दंगों में ब्राह्मणों की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट की गई और सैकड़ों की संख्या में मासूमों की हत्या की गई। इतना ही नहीं, हजारों ब्राह्मण घर से बेघर हो गए। इनमें जाने माने मराठी साहित्यकार और तरुण भारत के संपादक गजानंद त्र्यंबक माड़खोलकर जैसी बड़ी हस्तियां भी थीं। खुद 31 जनवरी 1948 को माड़खोलकर के घर पर भी हमला हुआ था और उन्हें महाराष्ट्र के बाहर एक निर्वासित की तरह शरण लेनी पड़ी थी। अपने इसी दर्दनाक अनुभव पर उन्होंने मराठी में एक कहानी एका निर्वासिताची कहानी यानी एक शरणार्थी की कहानी लिखी थी। उस दौर में वो काफ़ी मशहूर हुई थी। इस कहानी में माड़खोलकर ने ब्राह्मणों की इस दुर्दशा के लिए नाथूराम गोडसे को जिम्मेदार बताया था। अंबाला जेल में बंद नाथूराम गोडसे ने भी ये कहानी पढ़ी थी और वो इससे बेहद आहत हो गया था। अपनी फांसी से ठीक एक दिन पहले यानी 14 नवंबर 1949 को गोडसे ने माड़खोलकर को एक पत्र लिखा जो बाद में पुणे से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका सोबत में 1970 में जाकर छपा। इस पत्र में गोडसे ने लिखा था, आपकी रचना एका निर्वासिताची कहानी मैंने विचार पूर्वक पढ़ी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस किताब को पढ़ने के बाद भी मैं आपके लिए प्रेम रखता हूँ, ये जानते हुए भी कि आपके मन में मेरे लिए सिर्फ तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं है। आपकी कहानी में गांधी हत्या के बाद आप और अन्य लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन है। आपको इस बात का दुख है कि गांधी की हत्या करने वाला आपके समाज में से ही एक है। इससे आपको दुख और लज्जा महसूस हुई होगी। गांधी हत्या के बाद जो घटनाएं हुई थीं उसे जानने के बाद मेरी भावनाएं भी कुछ हद तक आपके जैसी ही हो गई थीं। लेकिन गांधी जी ने शुरू से ही हिंदुओं पर दया के नाम पर भयानक आघात किया। दिल्ली में ठंड में हिंदू शरणार्थी जब पेड़ों के नीचे नहीं रह पाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए मस्जिदों की छत के नीचे चले गए। लेकिन गांधी जी ने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर उन्हें मस्जिदों में नहीं रहने दिया। शरणार्थियों को रहने की जगह ना देकर गांधीवादी सरकार ने हजारों पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को ठंड के दिनों में गटर और सड़क के किनारे रहने को मजबूर किया। श्री माड़खोलकर जी, सिर्फ एक पल के लिए सोचिए कि उन हजारों विस्थापित पंजाबी महिलाओं में से एक आपकी भी धर्मपत्नी होती। नहीं, इस कल्पना को पल भर से भी ज़्यादा अपने मन में ना रखें। किंतु ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस तरह के अत्याचार करने वाले मनुष्य के विषय में किस भावना से लिप्त होंगे। ये कहानी भावनात्मक कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत है। गोडसे ने जो किया था उसका कोई भी बचाव नहीं कर सकता और ना उसे करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो गांधीवादियों या उस वक्त के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया उसका हिसाब कौन देगा। गांधी हत्या के बाद हुई ब्राह्मण विरोधी हिंसा में सबसे दुखद अंजाम हुआ था स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण सावरकर का। नारायण सावरकर वीर सावरकर के सबसे छोटे भाई थे। गांधी की हत्या के एक दिन बाद पहले तो भीड़ ने रात में वीर सावरकर के घर पर हमला किया, लेकिन जब वहां बहुत सफलता नहीं मिली तो शिवाजी पार्क में ही रहने वाले उनके छोटे भाई डॉक्टर नारायण सावरकर के घर पर हमला बोल दिया। डॉक्टर नारायण सावरकर को घर से बाहर खींचकर निकाला गया और भीड़ उन्हें तब तक पत्थरों से लहूलुहान करती रही जब तक कि वो मौत के मुहाने तक नहीं पहुंच गए। इसके कुछ महीने बाद ही डॉक्टर नारायण सावरकर की उस रात को लगे घावों की वजह से मौत हो गई। मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि वीर सावरकर ने तो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, गांधी हत्याकांड में उनका नाम आया था, ठीक है, लेकिन इसमें उनके छोटे भाई और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण सावरकर का गुनाह क्या था जिसके लिए उन्हें पत्थर मार मार कर
मौत की सजा दे दी गई। आप ही बताइए कि आज़ादी का ये सिपाही क्या ऐसी दर्दनाक मौत का हकदार था? दरअसल कांग्रेसी चुन चुन कर ब्राह्मणों और उनमें भी खासकर संघ के कार्यकर्ताओं को अपना निशाना बना रहे थे। जाहिर है ये सब हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री नेहरू को भी इसकी जानकारी थी और उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को सख्ती से समझाना चाहिए था, लेकिन वो खुद महाराष्ट्र में आकर लोगों को उकसाने वाले बयान दे रहे थे। नेहरू ने 14 मार्च 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा में जो भड़काऊ बयान दिया था, उसे नेहरू के चमचों और गुलामों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नेहरू ने वर्धा में सर्वोदयी समाज में दिए अपने भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने ही की है। यह हत्या संघ की ही विचारधारा का परिणाम है। इस संघ का मुकाबला करने के लिए मैं सत्ता छोड़कर मैदान में आने के लिए तैयार हूं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को शांति की बात करना चाहिए तो और वो ऐसे तनावपूर्ण माहौल में एक संगठन के खिलाफ मैदान में उतरकर मुकाबला करने की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, नेहरू सरकार ने ब्राह्मण विरोधी दंगों की सच्चाई कभी लोगों के सामने नहीं आने दी। उनके बाद की सरकारों ने भी यही किया और इसका सबूत मिलता है मशहूर अमेरिकी लेखक मॉरिस पैटरसन की एक रिसर्च पेपर में, जिसका नाम है द शिफ्टिंग फॉर्च्यून्स ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स फोकस ऑन 1948। मॉरिस ने इस रिसर्च पेपर में जो भी लिखा है वो सब दर्ज है इस किताब में, जिसका नाम है गांधी एंड गोडसे, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में लिखा गया है कि मॉरिस पैटरसन जब गांधी हत्याकांड के बाद 2 दशक बाद चित्पावन ब्राह्मणों पर रिसर्च कर रही थी, तो उन्हें इस दौरान पुलिस ने उन फाइलों तक नहीं पहुंचने दिया जो 1948 के ब्राह्मण विरोधी दंगों से संबंधित थी। मॉरिस ने अपनी रिसर्च में पाया कि गांधी हत्याकांड के बाद सबसे ज़्यादा हिंसा हिंदू राष्ट्रवादियों के गढ़ मुंबई, पुणे और नागपुर में नहीं हुई, बल्कि सातारा, बेलगांव और कोल्हापुर में हुई। गांधीवाद, अहिंसा और शांति का ढोंग करके दूसरों को निशाना बनाने वाली सोच आज 2 अक्टूबर 2020 को भी जिंदा है। इस देश में गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगे और 84 के सिख विरोधी दंगों की बात तो की जाती है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि कैसे गांधी की हत्या का बदला सैकड़ों निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या करके लिया गया था। दरअसल हमेशा ब्राह्मणों को खलनायक की तरह प्रस्तुत करने वाले वामपंथी इतिहासकारों को यह सूट नहीं करता है कि वो कभी उस घटना के बारे में बताएं जिसमें ब्राह्मणों को शिकार बनाया गया था। इसलिए बहुत सफाई के साथ गांधी की हत्या के बाद हुए ब्राह्मण नरसंहार की घटना को बहुत चालाकी से छुपा लिया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।